अपोजिट दिखता है, शीशे की तरह से ये ठीक रहता है ये। राइट से आ रही उधर लग रहा है बाएं में। उन्होंने बस कर दिया है। हाँ, इधर से तो कर दिया है आपने, अप्रूव कर दिया। सर स्टार्ट कर दें? ठीक है। क्या कह रही है? अच्छा, एंड लाइव वीडियो जो है। अच्छा ठीक है, तो उनको बोल दो स्टार्ट करने के लिए। ओके। क्या कह रही हो? शुरू कर दीजिए। आप शुरू कर दीजिए दादा। नमस्कार। आपको ही बोलना है सर। इंट्रोडक्शन हो। नहीं दादा, सिर्फ आपको ही बोलना है। पूछ लो। सुनाई दे रहा है कन्नड़ में? हेलो। हाँ, क्या आपको इंट्रोडक्शन भी करेंगे सर? सीधे कन्नड़ में। शुरू कर। ठीक, आप तथा सीधे लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार। अभिनव भारती के आयोजन में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरे कर्नाटक में अनेक मित्र हैं, उनमें विशेष मित्र हैं शस्त्र नरेंद्र जी। उन्होंने मेरे 6 नाटक कन्नड़ भाषा में अनुवाद करे हैं, उनमें से 3 नाटक हिंदी में छप गए हैं। और आज से कोई 30-35 साल पहले कन्नड़ के एक विद्वान श्री सुरेश किनी जी ने मेरा एक नाटक कन्नड़ भाषा में अनुवाद किया था। नाटक का नाम था इतिहास चक्र। तो कर्नाटक से मेरा पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं इस अवसर पर सारे कर्नाटक वासियों को नमस्कार। मुझसे कहा गया है कि मैं अपने नाटकों के बारे में कुछ कहूँ। मैं हिंदी का नाटककार हूँ और मैंने जहाँ नाटक किए हैं, लिखे हैं, मंचित किए हैं, वो हिंदी प्रदेश है। नाटक के मामले में हिंदी प्रदेश उतना भाग्यवान नहीं है जितना कि दक्षिण के प्रदेश महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि। हमारे यहाँ नाटक की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिम शासन था। मुस्लिम शासन में संगीत, नृत्य, नाटक वर्जित होते हैं, इसलिए हिंदी भाषी प्रदेश में नाटकों की कोई परंपरा नहीं है। न नाटकों की परंपरा थी। 600 साल में संगीत नृत्य भी हाशिए पर चले गए। संगीत किसी तरह से इसलिए बच सका क्योंकि संगीत मंदिरों में गाया जाता था। मंदिर उस काल में जो नगरों के आसपास थे वो तो तोड़ दिए जाते थे, लेकिन जो सुदूर गांव में थे, वन प्रांतक प्रदेश में थे, बहुत दूर थे,
वहाँ पर अष्टयाम की आरती गाई जाती थी और इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत किसी प्रकार से बच रहा, जो कि अंग्रेजों के आने के बाद रिवाइव हुआ। नृत्य भी सार्वजनिक रूप से मुस्लिम शासन में वर्जित था, लेकिन मुस्लिम शासक नृत्य देखना पसंद करते, इसलिए अपने फिल्मों में, महलों में वो नृत्य देखते थे और जो नृत्य करती थी वो वेश्याएं बन गई। तो इस प्रकार से जो हमारा नृत्य था उत्तर भारत में, वो वेश्याओं के कोठे पर इस प्रकार से जीवित रहा। लेकिन नाटक नहीं बच सका, क्योंकि नाटक एक ग्रुप एक्टिविटी है। जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ और अंग्रेजों का शासन आया, कंपनी का शासन आया, तब हिंदी नाटक की शुरुआत हुई। ऐसा था कि जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की छावनियों में अंग्रेज सिपाहियों के मनोरंजन के लिए इंग्लैंड से थिएटर कंपनियां आया करती थी, शेक्सपियर के नाटकों की कंपनियां आया करती थी। वहां पर छावनियों में पारसी ठेकेदार भी आते थे, जो कि अंग्रेजों की छावनियों को गल्ला, भोजन और चीजें सप्लाई करते थे। उन्होंने उन छावनियों में शेक्सपियर कंपनीज के नाटक देखे, उसकी नकल में उन्होंने नाटक कंपनियां हिंदुस्तान में स्थापित की। उन कंपनियों को पारसी थिएटर कंपनियां कहते हैं। लेकिन पारसी थिएटर के जो नाटक थे वो उर्दू भाषा में हुआ करते थे और शहरों में, उत्तर भारत के किसी की भी नगर में 3-4 साल में पहुंचा करते थे। तो समाज से कटे हुए नाटक नहीं थे, उनके विषय भी हमारे भारतीय समाज में उनकी जड़ें नहीं होती थी। इस प्रकार हमारे यहाँ एक प्रकार से थिएटर की एक्टिविटी का नहीं के बराबर की सन्नाटा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी में कुछ नाटककार हुए, जयशंकर प्रसाद जैसे, इन्होंने हिंदी में नाटकों को लिखा और स्टेज नाटक लिखे, रिसर्च करके ऐतिहासिक नाटक लिखे। लेकिन उस समय कोई मंच नहीं था, इसलिए वो उन नाटकों को मंचस्थ करके उन नाटकों की मंचीयता परीक्षित नहीं कर सके। इसलिए प्राय वो पाठ नाट्य बनकर रह गए, पढ़ाए जाते थे विश्वविद्यालयों में, लेकिन मंचस्थ नहीं होते। भारतीय हरिश्चंद्र जी ने भी 2-3 नाटक लिखे, मगर वो 2-3 उसके प्रदर्शन हुए, उसके बाद समाप्त हुए। जो पारसी थिएटर भी का जो अंत हुआ, वो जब 1932 में जब टॉकी थिएटर आया, बोलने वाला सिनेमा आया, तो पारसी थिएटर भी समाप्त हो गया। तो 1930 और 40 के दौरान में थिएटर के सीन में हिंदी प्रदेश में सन्नाटा था। 47 के बाद जो रंगकर्मियों ने, नई जनरेशन ने, जो 47 के बाद, आजादी के बाद जो नई जनरेशन आई, उसने थिएटर को रिवाइव करा। इसके लिए प्रेरणा थे पृथ्वीराज कपूर। उनका जो पृथ्वी थिएटर था वो हिंदी प्रदेशों में, बल्कि पूरे देश में यात्रा में जाता था। उन्होंने इंस्पायर करा नई जनरेशन के, आज़ादी के बाद की नई जनरेशन की पीढ़ी को, और उसके सामने एक मॉडल आया कि नाटक कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कैसे उसमें लाइट होनी चाहिए, कैसे उसमें साउंड होनी चाहिए। और उससे एक अमेच्योर थिएटर मूवमेंट जागृत हुआ हिंदी भाषी प्रदेशों में। और मैं उस जनरेशन का, जो आज़ादी के बाद जो पहली पीढ़ी थी जिसने अमेच्योर थिएटर की नींव रखी, उसे मैं अपने आप को गिनता हूँ। मैं पता नहीं थिएटर के फील्ड में कैसे आ गया, मैं नहीं जानता, पता नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी कि मैं नाटक करूंगा। बचपन में कभी पारसी थिएटर देखा था, पारसी थिएटर का नाटक देखा था, या
इसी तरह स्कूल कॉलेज में करते थे, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि मैं नाटक। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने एक नाटक लिखा। उस साल मैं पाक से यूनिवर्सिटी यूनियन का मेंबर भी इलेक्ट हो गया। इलेक्शन होता था यूनिवर्सिटी यूनियन के मेंबरशिप के लिए, मैं इलेक्ट हो गया। तो यूनिवर्सिटी यूनियन का कोई फंक्शन था तो मैंने कहा कि मैं इसमें नाटक करूंगा। तो लोग सहमत हो गए क्योंकि मैं सदस्य था यूनियन का। मैंने नाटक किया, मगर नाटक में गड़बड़ हो गई। उसमें नाटक में एक दृश्य था कि हीरो कोई अपने आप से बात, वो कुछ सवाल पूछता है अपने आप से, तो उसके अंतरात्मा की अंतरात्मा की आवाज उसको जवाब देती। तो जब नाटक हो रहा था तो मैंने कुछ डायलॉग बोले और मैं वेट कर रहा था कि मेरी अंतरात्मा की आवाज नेपथ्य से आई। आवाज नहीं आई। मैंने फिर अपना डायलॉग बोला तो नेपथ्य से फिर भी आवाज नहीं आई। तीसरी चौथी बार मैंने डायलॉग बोला और आवाज अंदर से नहीं आई। तो हॉल में जो सारे स्टूडेंट्स थे, हॉल यूनियन हॉल कचाकच भरा था, तो सब समझ के कुछ गड़बड़ हो गई। सब लोग कूद करने लग गए, बोर बोर चिल्लाने लग गए, कोई हूटर बजाने लग गया और मैं परेशान हो गया और मैंने कहा पर्दा बंद करो। और मैं गुस्से में चलता हुआ नेपथ्य में गया, तो जिसे नेपथ्य की आवाज बोली थी वो भाग गया था। बाद में पता लगा कि स्क्रिप्ट के पेज आगे पीछे हो गए थे, तो मेरे डायलॉग के साथ उसे जो अंतरात्मा की आवाज के डायलॉग बोल रहे थे उसमें घबरा गया, तो बोल नहीं पाया। तो मेरा अनुभव था, लेकिन फिर भी रंगमंच की इस अनुभव के बाद भी मेरा रंगमंच के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। मैं फिर ढूंढता रहा कि कोई मौका मिले मैं नाटक करूं। तो फिर इस जमाने में मेरे एक मित्र आए जो बॉम्बे में फिल्में डायरेक्टर पढ़ते थे। वहां से लौट करके आए थे, तो उन्होंने लॉ ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि आज नाटक करेंगे और मैंने अपनी किया था पार्टिसिपेट। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 1955-56 की। उस जमाने में लड़कियां हमारी हिंदी भाषी प्रदेश खासतौर से जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, वह लड़कियां लड़कों के साथ नाटक में भाग नहीं लेती। मुझे याद है कि उसी दिनों मैंने एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग में नाटक देखा था। संस्कृत के पंडित जी ने जब नाटक डायरेक्ट करा, एक्टर्स को रोल बांटा, तो उन्होंने गोरे लड़कों को लड़कियों का रोल दे दिया और काले लड़कों को आदमी का रोल दिया। उन्हें ये नहीं देखा कि गोरा लड़का लंबा है कि छोटा। तो जब नाटक हुआ तो लंबी लंबी लड़कियां थीं और छोटे छोटे आदमी थे। तो ये स्थिति थी उस समय। तो जब चंद्रा साहब ने कहा कि उनके साथ में लड़कियां हैं, एक्टिंग करेंगे हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए और हम लोगों ने तय करा कि लक्ष्मी नारायण का एक एकांकी नाटक है, उसका नाम था ताजमहल के आंसू, वो किया जाए। और उसमें एक यूनिवर्सिटी यूनियन में हमारे यहाँ एक लड़की इलेक्ट हुई थी, उसका नाम था रिजिया काजमी, बहुत सुंदर थी। तो हम लोगों ने सोचा कि ये मुमताज महल की रोल के लिए फिट होगी। उससे कहा कि भाई हम नाटक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम मेन रोल कर लो, मुमताज महल का रोल कर लो। तो उसने मना कर। हम लोग निराश नहीं हुए। उन दिनों इलाहाबाद में नेमचंद्र जैन जी पुस्तकों का दुकान चला था, उसका नाम था आदि पुस्तक भंडार। उनकी पत्नी भी रहती थी, उनके घर आना जाना था, वो नृत्य करती थी, इफ्ता से जुड़ी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे की तलाश है, आप उसे सिफारिश कर दीजिए रोल कर ले मुमताज महल का। तो वो हमारे साथ उनके घर गई। उससे उन्होंने कहा कि भाई नाटक कर लो, इतना साथ अच्छे आदमी है। वो तैयार हो गई और उसने हमारे नाटक में रोल किया। क्योंकि वो यूनिवर्सिटी यूनियन की सेक्रेटरी थी, खूबसूरत थी, वो पहली बार लड़कियां इनकी नाटक में भाग ले रही थी। तो बहुत ही सफल नाटक, बहुत ही भीड़ बच्चों में, स्टूडेंट्स में। तो इस तरह से नाटकों की शुरुआत हो गई। फिर हम लोगों ने कई नाटक करे,
लक्ष्मी नंदलाल का साथ में राष्ट्रपति यही था, रामकुमार वर्मा का उत्सव किया, रवि भारती का नदी प्यासी थी किया, एक और नाटक किया, रामकुमार वर्मा का उत्सव नाटक किया, गोपीनाथ अष्टगी के अच्छे राइटर थे, उनका हमने पर्दा उठा पर गिराव किया। इस तरह से नाटक फिर हम लोगों ने अपना एक संस्था बनाई, इलाहाबाद एसोसिएशन, उसमें नाटक किया। तभी मैंने एक नया नाटक लिखा, अपना फुल लेंथ पे नाटक, एंड कुछ मैंने एक प्लेस तो लिखे, उनको स्टेज भी किया। फुल लेंथ पे नाटक लिखा, उसका नाम था सांझ सवेरे। ये मेरा पहला नाटक था, इसे पीढ़ियों का संघर्ष था। इसमें लड़का नई उम्र का है, वो सोचता है कि नए ये जो शाश्वत मूल्य हैं, दया, मैप, ईमानदारी और ये सब तक अनुसी चीजें पुराने जमाने में, आजकल स्पीड है, रॉक एंड रोल है, लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुरानी बातों में उलझे नहीं रहते। इस तरह का नाटक था, पीढ़ियों का संघर्ष था। ये मेरा नाटक था। मैंने शास्त्र नरेंद्र जी बताएंगे कि मैंने जितने नाटक लिखे उनमें बढ़ती आयु के साथ उनमें भी परिवर्तन आया। मैं जिस आयु में रहा, जिस काल में रहा, उसमें मैंने जैसा अनुभव किया उसके अनुसार नाटक लिखने की कोशिश नहीं करी, नाटक लिखे, अपने उसी प्रकार के नाटक लिख गए, क्योंकि जय मैं अनुभव करता था। इसलिए कभी कभी जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिखे 13-14 नाटकों में सब में मैं स्वयं हूँ, इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब पहलुओं में हूँ या मेरी अपनी कथा है, बल्कि उन सब नाटकों में मेरे विचार हैं, मेरे अनुभव हैं, मैं वो दृष्टि है जिस दृष्टि से उस काल में मैंने समाज को देखा या परखा है। ये मेरा पहला नाटक था, जो कि उस समय तो उसके कई कुछ शोज हुए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अमेच्योर थिएटर था, कोई ऐसा प्रोफेशनल थिएटर नहीं था जो कि नाटक के 100, 200, 400 शोज करे। अमेच्योर थिएटर था, उसकी सीमाएं निश्चित थी। और आज भी 70 साल बाद भी हिंदी भाषी प्रदेश में अमेच्योर थिएटर। आजकल नाटक बहुत हो रहे हैं, समाज में नाटक के प्रति जागृति भी आ रही है, मगर वो बात नहीं है जो कि एक नाटक प्रेमी समाज में होनी चाहिए। आज भी हिंदी प्रदेश में नाटक जब कोई करता है तो कोशिश की जाती है कि टिकट ना रखे जाएं, अनुदान लेकर के नाटक को किया जाए, उसमें निमंत्रण पत्र से करा जाए। आज भी हमारे यहाँ पृथ्वी थिएटर्स जैसा कोई नाटक, प्रोफेशनल नाटक जो कॉमर्शियली वायबल और कॉमर्शियली चल सके, दर्शकों की सपोर्ट से चल सके, ऐसा नाटक नहीं है। जो भी नाटक है वो सरकारी, जो या रिपर्टी कंपनीज हुई है, वो सरकारी आर्थिक सहायता के आधार पर चल रही है। तो एक अमेच्योर थिएटर मूवमेंट है और मैं उसका भाग था, और मैंने उसी अमेच्योर थिएटर मूवमेंट से इंस्पायर होकर के नाटक लिखे। उस जमाने में 23-24 साल की उम्र थी। मैंने एक दूसरा, उससे मैं साइकोलॉजी में पढ़ा। मैंने अनुभव किया कि अगर साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं है तो नाटक के भीतर गहराई नहीं आ सकती। चरित्र सपाट होंगे, कोई अच्छा है, कोई बुरा है तो बुरा है, स्टॉक कैरेक्टर्स होंगे। कारण क्या है कि वो अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, उसको भी नाटक में आना चाहिए, तभी नाटक में डेप्थ होती है। तो इसलिए मैंने साइकोलॉजी की विशेष की, और उसी अध्ययन में मेरे दिमाग में आया कि कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो कहता है कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, खुद सुसाइड करना, तो कैसा ड्रामेटिक एंड होगा। तो इस पर मैंने दूसरा नाटक लिखा, मन के भंवर। उसको मैंने खुद डायरेक्ट करा। मेरे मित्र थे एक डॉक्टर बालकृष्ण माली, मेरा बाद में लेक्चर थे बॉटनी के, उन्होंने मेल रूट किया था। हमारा नाटक बहुत सफल हुआ। उसी दौरान हम लोगों ने
लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक किया अंधा कुआं। डॉक्टर धर्मेंद्र भारती ने सजेस्ट करा था उसको करो, तो किया। इस तरह से उसमें डॉक्टर धर्मेंद्र भारती की पत्नी कांता भारती भी थी। तो संघर्ष चलता रहा। आज जैसे ग्रांट मिलती है, रेपोर्ट की ग्रांट मिलती है 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक मिल जाती है, उसमें नहीं मिलती। उसमें हम लोग अपनी जेब से पैसा लगाते थे या ब्रोशर निकालते थे और जगह जगह दुकान दुकान पे आकर के एडवर्टीजमेंट करते थे और उससे कुछ पैसा बटोर करके हम लोग नाटक किया करते थे। लेकिन उस उम्र में एक एंथुजियाज्म था, उस एंथुजियाज्म एक पागलपन जैसा था। उस पर आज हम रैशनलाइज करते हैं, मैं रैशनलाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये थिएटर में ऐसा ही होता है, ऐसे ही पागलपन होता है। थिएटर के संदर्भ में एक शब्द यूज होता है, स्टेज स्ट्रक। मतलब ऐसा अटैचमेंट थिएटर से, स्टेज से, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है, बस वो स्ट्रक है। म्यूजिक स्ट्रक नहीं होता, कोई पेंटिंग स्ट्रक नहीं होता, कोई लिटरेचर स्ट्रक नहीं होता, खाली स्टेज स्ट्रक होता है। तो जो रंगकर्मी होते हैं, जो थिएटर से जुड़े होते हैं, वो स्टेज स्ट्रक होते हैं। उनका थिएटर से तर्कहीन अटैचमेंट होता है, बस है पागल है थिएटर की बात। तो ऐसा पागलपन मेरे मन में था। तो जब 1959 में संगीत नाटक अकादमी ने एक अखिल भारतीय नाटक सभा, उसके सौभाग्य से उन्होंने मेरा नाटक शान से मेरा इनवाइट कर लिया। जो मेरा पहला लिखा हुआ नाटक था, मेरा पहला डायरेक्टेड नाटक था, उसमें उस नाटक समारोह में श्यामानंद जालान कलकत्ते से अपनी टीम लेकर के आए थे और उसमें उन्होंने विनोद रस्तोगी का लिखा हुआ नाटक नए हाथ किया था। तो एक पहला अवसर था, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। मेरी उम्र उस समय 25 साल की होगी, 25 साल की थी और 25 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी के बैनर में दिल्ली में नाटक करने, इलाहाबाद छोटे से शहर से आना, उसने मुझे बहुत एक्साइट किया। तो शान ये एक तरह का अचीवमेंट था। मगर इसी बैकग्राउंड के साथ मैंने एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन की। नेशनल स्कूल ड्रामा स्थापित होने के पहले उसका नाम था एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट। इस तरह से और उससे मेरा एडमिशन हो गया। इस तरह से नेशनल स्कूल ड्रामा के पहले बैच में मेरा एडमिशन हो गया और उसी साल मैंने अप्लाई करा था ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन में एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए। तो वह एडमिशन भी हो गया, स्कॉलरशिप भी गया। अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन जाऊँ या नेशनल स्कूल ड्रामा ज्वाइन करूँ। और उसी साल इत्तेफाक से मैं कंपटीशन में बैठा था, उसमें भी आ गया। और मैं यूनिवर्सिटी के कॉलेज था, CMP कॉलेज इलाहाबाद, उसमें मैं लेक्चरर भी था। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं कंटिन्यू करूँ एज लेक्चर या NSD ज्वाइन कर लूँ या लंदन चला जाऊँ ट्रेनिंग के लिए या फिर नौकरी में जाऊँ। तो हमारे ख़ानदान में नौकरी होती थी। हमारे बाबा, ग्रैंडफादर, मैं ग्रेट ग्रैंडफादर सब चाकरी करते। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर दिल्ली में रहते थे और लाल किले में मुगलों चाकरी करने जाया करते। तो हम लोगों का साहस नहीं पड़ा। तो उस एक घटना मुझे, मैं कई बार कहीं न मैंने लिखा भी है, बताता रहता हूँ, जो मैं नहीं भूलता। उस समय मेरी मुलाकात शंभू मित्रा से। शंभू मित्रा उन्हीं दिनों में, शंभू मित्रा उस समय बहुत बड़े बंगाल के निर्देशक थे, बहुत ही बड़े और बहुत ही विख्यात निर्देशक थे, हिंदी भाषी भी उनको जानते। तो उनसे मैं मिला, मैंने उनको समस्या बताया। मैंने कहा मैं NSD ज्वाइन करूँ या कि लंदन जाऊँ या नौकरी ज्वाइन करूँ।
तो कुछ दिन वो देखते रहे मुझे और फिर बोले तुम नौकरी ज्वाइन करो। मैंने कहा दादा आप थिएटर में हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुम नौकरी ज्वाइन कर लो। तो वो बोले देखो भाई, जब मैं थिएटर इज a leap in the dark. You will know whether you will go across or you will fall in. पता नहीं क्या होगा, इसलिए तुम नौकरी करो। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए दादा, आप खुद थिएटर में मुझे एडवाइस करें मैं नौकरी कर लूं। तो वो थोड़ा मुस्कुराए बोले जब मैंने थिएटर ज्वाइन करा था तो किसी से पूछा नहीं था। साफ है वो मुझसे ये कह रहे थे कि तुम तो इतना डरते हो, इतना डर के कोई थिएटर नहीं ज्वाइन करता। यहाँ तो वो है कबीर की बात, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, जो अपना घर जला सके वो थिएटर में आए, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। और मैं वाकई में डर गया था और मैंने और सब घर वालों का दबाव तो नौकरी ज्वाइन की। लेकिन जैसे चोर चोरी से न जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता, तो मैं हेरा फेरी कर। तो उसके बाद मुझे नौकरी में आ गया और विवाह हुआ। तो विवाह के बाद तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। उसमें मैंने कॉमेडी लिखी अपने अपने दांव, बहुत सफल कॉमेडी हुई और एक प्राचीन लोक कथा के ऊपर थी कथा अपने अपने दांव। तो वो अभी भी हो रही है, वो नाटक अभी भी हो रहा है। अभी एक ग्रुप है विजय बसोया का बॉम्बे में, उसने इस नाटक को भोपाल में किया और जयपुर में किया। अपने अपने जगह को डिफरेंट ग्रुप करते रहते। तो फिर इस तरह से मैं समय के साथ नाटक लिखता रहा। फिर मैंने मैनिपुलेट करके इलाहाबाद में अजीब घटना हो गई। मैं यही शायद यही अपने अपने का नाटक कर रहा था और नाटक में एक छोटा सा मेरा रोल था, छोटा सा रोल था, एक सीन का रोल था और उसको मैं एक शायद मैं ही या एक मेरा मित्र निर्देशित कर रहा था। तभी मुझे मेरे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उस समय जूनियर अफसर था, इलाहाबाद में SDM सीट था, तो फोन चिट्ठी आई कि मैं पुलिस जी भेज रहा हूँ, पुलिस वाले भेज रहा हूँ, कहीं कंप्लेंट राइट होता है जाओ। तो मुझे नाटक छोड़ करके जाना पड़ गया। फिर छोटा रोल था तो हमारे किसी और भी किसी तरह नहीं पाया। लेकिन उसके बाद हमारे दल के साथियों ने कहा कि तुमको नाटक नहीं दे दिया, एक्टिंग करने का अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिर मैंने कोशिश करी और इलाहाबाद से दिल्ली में पोस्टिंग करा। दिल्ली में फिर मैंने नाटक देखे हुए, नाटक किए भी काफी किए और वहां पर तब मैंने 2 नाटक लिखे। एक पहला लिखा ओ अमेरिका। ओ अमेरिका की कथा ये है कि मैं जनपद पर जा रहा था, वहां पर एक टिपिकल बाजार है जहाँ क्यूरियोस बेचते हैं लोग, मतलब फॉरेनर्स को। तो वहां पर मैंने देखा कि एक अमेरिकन लड़की रामनामी से ऊपर से नीचे तक ढकी हुई, रामनामी लपेटे हुए और साड़ी में लिपटी हुई खड़ी हुई है, शायद हरे कृष्णा मूवमेंट की रही होगी। और एक हिंदुस्तानी लड़की वो हॉट पैंट्स पहने हुए और बिल्कुल वेस्टर्नाइज सिगारेट पीती हुई उसको देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रही। हिंदुस्तानी लड़की बिल्कुल वेस्टर्नाइज थी और अमेरिकन या वेस्टर्न लड़की बिल्कुल काल्पनिक के रूप में खड़ी हुई थी। तो उससे मैंने इंस्पायर होकर के पीस पर एक नाटक लिखा। उसका नाम था, मैंने रखा था ओह अमेरिका। अभी मैंने उस नाटक का अभी फिर निर्देशन किया, उसका नाम बिल्कुल बदल करके रखा मैंने, राग विदेशी, क्योंकि हम लोगों में दूसरों की नकल करने की जो प्रवृत्ति है उस पर ये सटायर। तो मैं ये बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में जैसे जैसे अनुभव हुए उनसे जो मैं रिएक्ट करके मैंने वो नाटक लिखा। फिर मैंने लिखा इतिहास चक्र। उसके बाद
इतिहास चक्र। इतिहास चक्र में स्टॉक कैरेक्टर्स हैं, राजा है जो पॉलिटिशियंस का प्रतिनिधि है, या कुबेर है जो कैपिटलिस्ट का प्रतिनिधि है, या पत्रकार है जो इंटेलेक्चुअल्स को, या बाबू है जो ब्यूरोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव है, मोहिनी है जो सोशलाइट है। इस तरह के कैरेक्टर्स है। और इसी नाटक को, इतिहास चक्र को, आप, मुझे पता भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था सुरेश किनी जी को, तो उन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया। और मुझे बहुत प्रेजेंट सरप्राइज हुआ जब उन्होंने कन्नड़ अनुवाद की एक प्रति मुझे दिल्ली में भेज दी। तो तब से मेरा रिश्ता कर्नाटक से और कन्नड़ भाषा से जुड़ा, और आज वो रिवाइव होता है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी मेरे में आई, तो मैंने अध्ययन करा, तो मैंने पीजी चला गया। पीजी में भी मैंने नाटक करे। वह पत्नी का देहांत हो गया। एक मैंने नाटक लिखा इसी दौरान में, दिल्ली में जब था, तो एक नाटक लिखा सादर आपका। सादर आपका में मैंने, एक छोटे नगर का निवासी जब दिल्ली जाता है तो उसको बहुत शौक लगता है, जो वैल्यूज के जो डिफरेंस है वो बहुत ही एक्यूट है। क्योंकि जब मैं नाटक कर रहा था तो एक कोई दूसरा नाटक कर रहा था, तो हम लोग कार से लड़की को उसके घर पहुंचा देके 9 बजे 9:30 बजे, लड़की नहीं थी, महिला थी, 35-40 साल की। तो उसने कहा रे बड़ी जल्दी घर आ गए, कहीं हम लोग चल के कॉफी पिए। तो शॉप टू मी कि अरे महिला ऐसे भी कह सकती है कि चले, कहीं बाहर चले। तो उसके बाद हीरोइन थी, उसने अपने घर की कथा बताई, किस तरह से उसकी माँ जो है कितनी एम्बिशियस है, और इतनी एम्बिशियस है कि उन्होंने पिता को रिडिक्यूल करा, क्योंकि पिता इतने सफल नहीं है, वो रिडिक्यूल करती हैं। तो उसके पिता कैसे छोटे से और छोटे होते चले जा रहे हैं। और एम्बिशियस महिला है जो अपनी बेटी से कहती है कि यूनिवर्सिटी में सारे सिलेक्शन तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में तुम लेक्चर क्यों नहीं पढ़ पाई, तुम तो सब इंटरव्यू करने वालों को जानती थी। उसने कहा मैं क्या करूँ सिलेक्शन। तो माँ कहती है कि लड़की क्या नहीं कर सकती। तो ये वैल्यूज का संघर्ष था। हम छोटे नगर के रहने वाले, इलाहाबाद, फैसलाबाद, अयोध्या के रहने वाले, तो दिल्ली में इन वैल्यूज का जो संघर्ष हुआ, उस पर मैंने नाटक लिखा। ये नाटक लिखा सादर आप। फिर धीरे धीरे मेरा विजन ब्रॉडन हुआ। मैंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर नाटक लिखा, इतिहास। उसका मैं दूसरा नाम लिखना चाहता हूँ, संघर्ष गाथा या स्वाधीन गाथा, स्वाधीनता का संघर्ष उसमें उपाय किया। इसे मैंने एक्सपेरिमेंट करा कि एक नृत्य नाटक के रूप में इसको कंसीव किया। डॉक्यूमेंट्री डाला फिल्मों में, तो फीचर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर स्पेशली स्पष्ट है, लेकिन थिएटर में डॉक्यू ड्रामास नहीं लिखे गए या बहुत कम लिखे गए। तो ये मैंने डॉक्यू ड्रामा लिखा और इसको स्टेज भी किया। इसको स्टेज ऐसे किया कि बाल भवन के फुटबॉल के मैदान में मैंने किया, और 8-10 स्टेज पर, और लाइट एंड साउंड शो के रूप में स्टार्ट किया। और ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत सफल हुआ। तो इसी दौरान, इसके पहले मैंने नाटक लिखा सीढ़ियाँ नाटक अहमद शाह अलबेला पर है। एक मुगल बादशाह था, मुगल सल्तनत के आखिरी काल में, जब मुगल सल्तनत पतन प्रारंभ हो गया था, उस काल का राजा था, जो गाता था। उसके दरबार में जो सदानंद अदानंद जो कवैये थे, उन्होंने ख्याल गायन प्रारंभ किया था। तो बहुत कला प्रेमी भी था, कलावंत भी था। मगर जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो वो रोक नहीं सका, और दिल्ली उसके काल में लुटी। तो ये बहुत, उसका एक सबसे इंटरेस्टिंग
उस काल का जो जिसने मुझे आकृष्ट किया तो ये था कि उसकी पत्नी कुदसिया बेगम थी। वो पहले एक वेश्या थी, नाचने गाने वाली थी। उसका नाम था ऊधम बाई। और लेकिन जब वो ऊधम बाई एक इजड़े से प्रेम करने लगी, उसका नाम था जावेद खान। तो एक नॉर्मल स्त्री का एक अपुरुष के साथ प्रेम एक अननेचुरल फिनोमेना था, क्योंकि इतिहास में मैंने पढ़ा कि जब जावेद खान की मौत हुई तो कुदसिया बेगम एक विधवा की तरह सफेद कपड़े पहनने लगी। तो इसने मुझे बहुत आकर्षित करा इस फिनोमेना को कि ऐसा भी हो सकता है क्या। और इस पर मैंने नाटक लिखा सीढ़ियाँ, जो मेरा बहुत प्रिय नाटक है। इस नाटक के जब मैं भारत भवन भोपाल में अध्यक्ष था भारत भवन का, उस काल में शेखर वैष्णवी ने इस नाटक के 35 शो करे थे, जो कि हिंदी समाज के हिसाब से बहुत अधिक शो हुए। तो उसमें मुझे बहुत पसंद है ये नाटक। और ये कुदसिया बेगम वही है जिसके नाम से दिल्ली में कुदसिया गार्डन भी है, ISBT के बगल में कुदसिया गार्डन। तो ये नाटक बहुत सफल भी हुआ। ये इस नाटक के साथ मैंने ऐतिहासिक नाटक लिखने प्रारंभ करे, और मेरा दूसरा ऐतिहासिक नाटक जो मैंने लिखा वो रक्त अभिषेक। रक्त अभिषेक नाटक एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। जब अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ मगध के सिंहासन पर था, तब उसके सेनापति बृहद्रथ ने राजा को इनवाइट करा कि फौज का इंस्पेक्शन करिए, और वहीं फौज के सामने राजा को मार दिया, राजा की गर्दन काट। तो ये एक तरह का मिलिट्री कू था, आर्मी कू था। ये आर्मी कू या फौज द्वारा तख्ता पलट तो पाकिस्तान में होता रहता है, भूगोल हिस्ट्री में तमाम हुआ है, लेकिन प्राचीन भारत में इंसिडेंट होना ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो इसको मैंने विश्लेषण करने की कोशिश करी कि ऐसी घटना क्यों हुई। उसी काल में मैं पढ़ता तो रहते था। मैंने प्यारेलाल का एक पुस्तक है 10 वॉल्यूम्स में, लास्ट फेज। 10 वॉल्यूम में प्यारेलाल महात्मा गांधी का सेक्रेटरी होता था। तो उसने 10 वॉल्यूम में महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम चरण के जो घटनाएं थी, जो सारी घटनाएं डे टू डे जो होती थी, बातचीत होती थी, सबको 10 वॉल्यूम में कंपाइल करा है। उसके 10th वॉल्यूम के पार्ट 2 में मैंने पढ़ा जो प्यारेलाल ने लिखा है कि गांधी जी से मिलने कुछ रिफ्यूजीज आए। उन रिफ्यूजीज ने गांधी जी से कहा कि हम पाकिस्तान से 1000 लोग हिंदुस्तान की तरफ आए थे, भाग करके हिंदुस्तान आ रहे थे। रास्ते में सब लोग मर गए, सिर्फ 16 आदमी जिंदा बचे जो हिंदुस्तान तक पहुंच सके। आपके कहने के हिसाब से हमने अपने पास हथियार भी नहीं रखे थे। अगर हम लोग हथियार रख लेते तो हम इतनी सस्ती मौत नहीं देते, इतनी सस्ती मौत नहीं मरते, 2-4 को मार करके मरते। अब बताइए हम क्या करें। तो गांधी जी ने जो जवाब दिया, जो प्यारेलाल ने कोट किया है, उसको पढ़ करके मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरी समझ में नहीं क्या आया कि इस पे कैसे रिएक्ट करें। गांधी जी ने कहा उन रिफ्यूजी से, तुम लोग क्यों बच गए? जिस दिन सारा पंजाब मर जाएगा उस दिन पंजाब अमर हो जाएगा। मेरी समझ में उतर गया। ये अहिंसा की परिकाष्ठा थी। ईसा मसीह ने कहा था अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ है तो दूसरा गाल बढ़ा दो। ये क्रिश्चियन नॉन वायलेंस है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नॉन वायलेंस, हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्मा के आ गया है, मगर शत्रु के सामने समर्पण कर दो और मर करके सोचो कि हमने बड़ी वीरता का काम किया है, ये तो हमारी परंपरा में नहीं है। और मेरे प्रश्न में, मेरे मन में जो उसमें रिएक्शन हुआ, क्या राम ने
रावण की हत्या करके कोई हिंसा की थी, किसने कंस की हत्या करके कोई हिंसा की, क्या अहिंसा में मर जाना ही सबसे बड़ा उच्च महानतम कार्य है? अनेक प्रश्न मुझसे चेतन में अवचेतन में थोड़ा सा मैं परेशान भी हुआ, लेकिन फिर मैंने अनुभव किया कि हमारी भाषा में तो दो शब्द हैं मैनस्लॉटर के लिए, दो शब्द हैं, एक हत्या और वध। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या, किसी को मारता है तो हत्या है, जघन्य कर्म है। लेकिन अगर वो किसी सार्वजनिक हित में धर्म की रक्षा के लिए हत्या करता है तो वो वध है, वो बुरा नहीं है। तो ये डिस्टिंक्शन गांधी जी नहीं कर रहे थे हत्या और वध का, वो सारी हिंसा को हत्या की कैटेगरी में डाल करके सोच रहे थे। तो जो हिंसा और अहिंसा का जो द्वंद्व मेरे मन में उठा, वो मैंने नाटक रक्त अभिषेक में रूपायित किया है। इसके तमाम सफल मंचन भी हुए। मैं मुंबई भी नाटक ही लेकर के गया, कलकत्ता भी गया, सफल हुए। फिर मैंने एक तीसरा ऐतिहासिक नाटक मोहम्मद सरंगीरे और वीररथ पुष्पमित्र सिंह के बाद जो तीसरा नाटक लिखा, वो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मेरे दिमाग में 20-30 साल तक, मैं नाटक लिखता हूँ तो 20-30 साल तक सोचता हूँ कि आज लिखूंगा, फिर कुछ नोट्स ले लिए, कुछ फिर लिख लिया, तो 20-30 साल तक मेरे दिमाग में मंडराता रहा था। तो जो मुझे सबसे ज्यादा जो तत्व जिसने मुझे आकर्षित किया वो ये था कि इतिहास के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार अशोक बदसूरत था। उसकी खाल, उसके चेहरे पर कुछ ऐसी खाल थी जो कि जिससे कि बदसूरत लगता था। खाल में कुछ, चेहरे की खाल में कुछ दोष था, क्योंकि किसी बौद्ध ग्रंथ में ये उल्लेख है कि जब उस प्रारंभिक काल में किसी उसकी प्रेमिकाओं ने उसको कहा कि उससे घृणा प्रकट करी उसके प्रति, तो उसने उनको जलवा दिया। तो तब इससे तो ऐसा आदमी, और ये भी मैंने इतिहास में पढ़ा कि उसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या करके ही राज्य ग्रहण किया, और राज्य पाने के लिए उसने 4 साल तक अपने बड़े भाई के साथ युद्ध किया। तो मुझे कहीं ना कहीं अशोक में और औरंगजेब में साम्यता दिखलाई पड़ी। औरंगजेब ने भी तो अपने बड़े भाई को हत्या करके राज सिंहासन लिया था, अशोक ने भी लिया था, और औरंगजेब ने भी उस पाप बोध को छिपाने के लिए एक चिंता के सामने एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया जैसे वो बहुत बड़ा मजहबी है, बहुत बड़ा धार्मिक कृत्य उसने अपने बड़े भाई की हत्या करके की। और यही अशोक ने भी करा कि उसने भी अब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और अति धार्मिकता इतने बौद्ध धर्म की सेवा करी कि उसका खजाना खाली हो गया, और उसको मंत्रियों ने राज सिंहासन से हटा दिया, और अंतकाल उसका जेल में बीता। इतिहास के आधार पर मैंने लिखा है। तो नाटक बहुत नाटकीय था। दूसरी चीज इसने आकर्षित करी कि वो बदसूरत था, मगर उसने अपना जो टाइटल लिया था वो प्रियदर्शी लिया था देखने में। तो कहीं ना कहीं अशोक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करता था। तो बहुत नाटकीय तत्व मुझे सम्राट अशोक मिले, तो मैंने भी सम्राट अशोक नाटक लिखा। इस बीच में एक नाटक का मैं उल्लेख करना भूल गया। सभी करीब नाटकों के बारे में बताया, तो मैंने जैसी परिस्थितियां हुई तो उसके अनुसार से लिखा। एक आलोचक ने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने संबंधों के नाटक नहीं लिखे, व्यक्तियों के नाटक नहीं लिखे, जैसे मोहन राकेश ने लिखे। मोहन राकेश ने स्त्री और पुरुष के संबंधों पर का जो अन्वेषण किया है, चाहे वो आषाढ़ के एक दिन में हो, आषाढ़ के एक दिन में, या दूसरा आधे अधूरे में हो, स्त्री पुरुष के संबंधों पर उनका बहुत ही ठोस अध्ययन है। तो इसका कारण यह है कि
मेरा जीवन जो था, चूंकि मैं सरकारी नौकरी में था और मैं इतिहास का विशेष अध्ययन कर रहा था, साइकोलॉजी का विशेष अध्ययन कर रहा था, तो मैं व्यक्तियों के नाटक नहीं लिखे, मैंने समष्टि के नाटक लिखे हैं। जैसे कि कोई आदमी पहाड़ पर खड़ा होकर के दूर तक भीड़ देखता है, पूरा समाज को देखता है, तो मैंने कुछ मेरे नाटकों में मैं ये दृष्टि है, इससे मैंने नाटकों को लिखा है। और मेरे नाटक अच्छे ही लिखे होंगे, तभी तो श्री नरेंद्र जी ने मेरे 3 नाटक कन्नड़ में अनुवाद करे हैं और 3 और नाटक अनुवाद करने जा रहे हैं। 3 छप गए हैं नाटक और 3-4 नाटक और अनुवाद कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं कन्नड़ के रंगकर्मियों के निकट पहुंच रहा हूं। वैसे एक बात ये भी है कि रंगकर्मियों की, नाट्य प्रेमियों की एक बिरादरी होती है, वो कहीं भी हो, चाहे किसी भाषा के हो, जब वो आपस में मिलते हैं और थिएटर की बात करते हैं तो लगता है कि अपना ही कोई आ गया है। तो उस बिरादरी से मैं बात कर रहा हूँ। हमने वो बैकग्राउंड बताने की कोशिश करी जिसमें कि मेरे नाटक लिखे अमेचर थिएटर में। मुझे याद है कि जब हम शुरू प्रारंभ में नाटक करते थे तो एक सिनेमा हॉल में करते थे, 10 से 1 के बीच में करते थे। जो मॉर्निंग का शो होता था, सिर्फ संडे को मॉर्निंग शो में करते थे। रात को 12 बजे हमें सिनेमा हॉल मिलता था, 12 से 4 बजे तक हम स्टेज से जाते थे और फिर 10 बजे आकर के नाटक करते थे। तो उस सब चलते हुए अब तो नाटक अच्छे दिन आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे हिंदी भाषी प्रदेश में भी नाटक उतना ही सफल, उतना ही समाज को बटोरने वाला होगा जैसा कि कर्नाटक का रंगमंच है। हमारे यहाँ गुब्बी थिएटर जैसी कोई परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन थिएटर जैसी परंपरा नहीं है, लेकिन हिंदी नाट्य प्रेमी, रंगकर्मी संघर्ष कर रहे हैं। आशा करते हैं कि भविष्य हिंदी रंगमंच का भी अच्छा होगा। ज्योति जी, नमस्कार। इस पे कुछ सुन नहीं रहा था।